नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ वर्चुअली संवाद किया है। कोरोना वॉलेंटियर्स ने सीएम के साथ कामों और अनुभवों को साझा किया है। सीएम ने कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ कोरोना नियंत्रण को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने इस मौके पर कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाई जाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी वैक्सीन प्राथमिकता पर मिलेगी। इन तैयारियों के साथ साथ सावधान रह के, सजग रह के, जरूरतमंदों की सेवा करके, जरूरत पड़ी तो इलाज करवा के, टीकाकरण करवा के। अब आज जी मैंने फैसला किया कि ये सुन रहे हैं कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो हमने तय किया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिन माता पिता के हैं उनको वैक्सीनेशन में, टीका लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि छोटा बच्चा अगर संक्रमित हो गया तो अकेला थोड़ी रह सकता, उसके साथ तो मां रहेगी या पिता रहे। तो हमने फैसला किया कि इनके माता पिता का पहले टीकाकरण करते हैं। प्रदेश में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स के इस कदम को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। जूनियर डॉक्टरों को आदेश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए। सरकार को भी निर्देशित किया है कि ऐसा न होने पर वह उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अगर जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 330 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि सरकार आकर हमसे बात करे ताकि हम 24 घंटे में काम पर लौट सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जूनियर डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। जबलपुर में भी 400 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा सौंप दिया। तो जूनियर डॉक्टर्स अपनी कठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। अब अगर जूनियर डॉक्टर्स 24 घंटे में अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह का रुख इसमें स्पष्ट होता है। आज हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को अवैधानिक करार किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस आने के लिए कहा है और यदि वो 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं आते तो उनके खिलाफ सरकार को निर्देशित किया है। उनकी मांग थी कि कई बार पेशेंट्स का निधन हो जाता है, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर हमले होते हैं। इसके बारे में भी सरकार ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। तीसरी उनकी एक मांग थी कि चूँकि कोरोना के कारण उनकी स्टडी पीरियड को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसलिए उस आगे बढ़ाए हुए समय की कोई अलग सी फीस ना ली जाए। अभी भी हमने 17% हाइक देने की बात की थी कि हाइक देंगे हम, उसके बाद हर साल 6 महीने 6% बढ़ाएंगे, वो भी हमने बोला था। और उसके बाद भी हठधर्मिता करते हुए उन्होंने स्ट्राइक की। निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो मरीज जिसको आपकी ज़रूरत है, आपने आज हाईकोर्ट ने कहा है कि शपथ ली है और उन्होंने कहा कि यदि आपने डॉक्टर बनने की शपथ ली है तो आपको उसको निभाना होगा। कल तक काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। अब जो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पूरी तरह से अक्षरशः पालन होगा। तो जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है, जूडा ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। मेडिकल से जुड़े दूसरे संघ का समर्थन का भी दावा अब जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। सामूहिक इस्तीफा देने की बात भी की जा रही है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
जब जूडा ने का एक डेलीगेशन मंत्री जी से मिला और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपकी जो चीज़ें हैं जल्द से जल्द मान ली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वादा करने के बाद पूरा 1 मंथ निकल गया। सरकार से मिलने की कोशिश की, हमने नोटिस दिया, मीडिया के माध्यम से बताया कि अगर 30 तारीख तक हमारी जो मांगे हैं, जो आपने एग्रीमेंट किया था, उस पर अगर आप ऑर्डर नहीं निकालते हैं तो जूडा हड़ताल पे जा सकता है। उसके बाद भी हमारा उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, सरकार ने किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं किया। हमारी हालत देखते हुए डॉक्टर फेटर्निटी और जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं सारे लोग हमारे साथ में हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, सारे जगह के, ऋषिकेश, एम्स, फोड़ा, सारे MTA, IMS सब हम लोग के साथ है। निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीज़ें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे SR हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जूनियर डॉक्टर सब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कह रहे हैं कि हम तो हड़ताल पर अड़े रहेंगे। अब क्या इसको लेकर कोई विकल्प तलाशे जा रखे हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, कोई नया प्लान देखने को मिल रहा है? अनुराग, देखिए फिलहाल जो है जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच का जो टकराव है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ हाईकोर्ट ने जहां आदेश दिया था, उसके बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर यदि जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज के 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि अब उनका आंदोलन व्यापक होगा। पैरामेडिकल स्टाफ और जो निजी नर्सिंग होम है, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उसके अलावा दूसरे राज्यों का जो मेडिकल स्टाफ है वो भी उनके समर्थन में साथ खड़ा होगा। तो अब जूनियर डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि वो जब तक मांग नहीं मानी जाती है, उनका विकल्प अभी भी शायद खुला हुआ है कि जब तक मांग उनकी पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। तो अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सरकार और जूडा के बीच में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इसका समाधान किस तरीके से होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 24 घंटे का समय जूनियर डॉक्टरों के पास, यदि वो नहीं लौटते हैं तो वो एक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक कदम आगे बढ़ते हुए जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि हमने सरकार से कई बार वार्ता की, तकरीबन 1.5 साल से ये चर्चा का दौर जारी था, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी 4 सूत्री मांगी थी, स्टाइपेंड बढ़ाए जाने समेत जो दूसरी मांगे थी, उसको लेकर सरकार ने भरोसा दिया, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला और यही कारण है कि वो मजबूरी में अब अपना सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला देने का ऐलान कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर कर रखे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ के 2 कानून वाले ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है, जनहित का एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। मैं आज दूसरे शब्दों में कहता हूं, कर्मण्य नहीं कहता। आपने ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा कभी। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक है। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या है। अलग अलग कानून, जैसा आपने अभी कहा, बोले भारत बदनाम, ये दूसरा मुद्दा था उनका। आप तो पिछले 15 दिन के ट्वीट तो देखो, पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म हो ली। कांग्रेस में कितनी कलह है, बड़ा सवाल यही है। और यह क्यों उठ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने खुद कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि कमलनाथ को संयम रखने की जरूरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कमलनाथ पर विंध्य का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह विंध्य नहीं बल्कि पूर्व सीएम थे।
उन्हें सरकार बचानी चाहिए थी। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें बिंद छेद का अपमान है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का मनोबल ऐसी बातों से गिरता है। हाँ, थोड़ा संयम रखें मामले में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौकों की तलाशी करती रहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कतई उचित नहीं। तो जब अजय सिंह राहुल भैया ने यह बयान दिया तो उसकी कोई वजह रखी होगी। चलिए आपको वो भी बता देते हैं कि कमलनाथ ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद अब इस तरह से चर्चा गर्म होती दिखाई दे रही है और उसी बयान पर अजय सिंह ने निशाना साधा है। वो बयान क्या था वो भी सुन लीजिए। बात करिए कि हम विंध्य में कमजोर हैं। अगर विंध्य में ऐसा रिजल्ट नहीं होता तो आज हमारी सरकार बनी रहती। ये विधायकों की सौदेबाजी से हमारी सरकार नहीं गिरी। विंध्य का जो रिजल्ट आया, 31 सीटों में से 3 सीटें आई। अगर ये ऐसी हालत नहीं होती तो हम आज हमारी सरकार होती। तो हम इस पर कल ही शाम को मैंने विंध्य पर मीटिंग करी है। हम विंध्य पर एक नई रणनीति बनाते हैं। तो कांग्रेस की कला ने बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है और बीजेपी अब इस पर फिर हमलावर हो गई है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस कॉरपोरेट पार्टी बन चुकी है जिसके सीईओ कमलनाथ हैं। ये कांग्रेस अपने अंतर्कल है, हमेशा अंतर्कल रहा है। वहां पे गुटबंदी रही है, वहां एक दूसरे को राजनीति में खत्म करना, किसको उठाना बैठाना, ये काम के अलावा कांग्रेस के अंदर कभी इस बात पे चिंतन नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे होना चाहिए, रीवा संबिंद का विकास कैसे होगा, किस तरीके से हमारा पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा, किस तरीके से मध्य क्षेत्र का विकास होगा। इसमें कोई इनके विकास की कोई योजना, कार्य योजना आज तक नहीं बनी। कार्य योजना जब कांग्रेस की सरकार आई तो किस तरीके से, जिस व्यक्तित्व के चेहरे पे सरकार आई, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पे, उस चेहरे को कैसे पब्लिकली कमजोर किया जा सके, उस पर सरकार ने फोकस किया। तो कमलनाथ जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हैं। जबलपुर के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से AK-47 हथियारों की तस्करी के मामले में एनआईए ने पटना स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जांच में एनआईए ने यह पाया था कि सीओडी फैक्ट्रियों के अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों ने मिली भगत से हथियारों को चुरा चुरा कर बेचा है। AK-47 की तस्करी का तार बिहार के मुंगेर से भी जुड़ा, जहां 47 हथियार बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि ये हथियार 5-5 लाख रुपए में बेचे जाते थे। चुराए हुए हथियारों को नक्सलियों और अन्य आरोपियों को बेचे जाने का खुलासा भी हुआ। तो काफी गंभीर ये मामला है और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए दीपेश, कहीं ना कहीं 29 अगस्त 2019 को यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, जब बिहार के मुंगेर में 3 AK-47 वेपन्स को पुलिस ने बरामद किया था और जो आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने बताया था कि ये वेपन्स दरअसल जबलपुर के सेना के लिए बनाए जाने वाली सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से सप्लाई की गई थी। इस पूरे मामले ने सुर्खियां देश भर में बटोरी थी, जो कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि इसी फैक्ट्री के एक्स आर्मोरर पुरुषोत्तम लाल रजक और सीनियर स्टोर मैनेजर पाए गए थे,
चूंकि पुरुषोत्तम लाल रजक कहीं ना कहीं जानकार था, तकनीकी जानकार था, तो स्टोर मैनेजर लगातार इन हथियारों को चुराता गया स्टोर से और सीधे इन्हें बिहार के मुंगेर सप्लाई किया जाता था। सबसे बड़ा खुलासा जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है दीपेश, की इन हथियारों को नक्सलियों को दे दिया गया, नक्सलियों को बेचा गया और इन नक्सलियों ने ही न जाने कितने इन हथियारों से नक्सली वारदातों को अंजाम भी दिया गया होगा। क्या ये केवल बिहार और झारखंड तक ही सीमित है या छत्तीसगढ़ में भी इसका दायरा फैला हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन एनआईए ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी, चूंकि पूरा मामला जांच का जो है एनआईए ने टेक ओवर कर लिया था। इस मामले में 3 गिरफ्तारियां जबलपुर से हुई थी और बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। 47 AK-47 स्टोर में जो रखी हुई थी उन्हें सप्लाई कर दिया गया और न जाने अभी तक फिलहाल 22 AK-47 जो है एनआईए ने जब्त कर लिए हैं अलग अलग आरोपियों से, लेकिन फिर भी एक बड़ी खेप अभी भी पता नहीं कहां है। लेकिन प्रतीक, इसमें सुरक्षा को लेकर जो बड़ी चूक हुई, क्या उसको लेकर जांच पड़ताल आगे नहीं बढ़ रही? देखिए, फैक्ट्री में जब ये मामला प्रकाश में आया था दीपेश, तो इंटरनल इंक्वायरी भी बैठी थी, लेकिन वहां वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले गई। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट कहा है कि वर्तमान कार्यरत अधिकारी और कई एक्स सर्विसमैन जो इस फैक्ट्री से रिटायर हुए हैं उनका यह हाथ था। तो और न जाने कितने आरोपी इस वक्त सीओडी में हैं जो सेना के लिए बनने वाले AK-47 को नक्सलियों को बेच रहे थे। बिल्कुल, हैरत कर देने वाला मामला था। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले का और आगे खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 846 नए मामले सामने आए हैं, तो लगातार यह आंकड़ा अब कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 3746 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 14,186 एक्टिव केस बचे हुए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी रेट 1.7% है और आज की पॉजिटिविटी रेट 1.1% है। प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, झाबुआ और कटनी में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। 4 जिलों भिंड, मंडला, सिंगरौली और टीकमगढ़ में केवल एक नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 3 जिलों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में ही कोरोना के 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, 200 से ज्यादा मामले अगर देखा जाए तो इंदौर में 287, भोपाल में 183, जबलपुर में 71। यही 3 जिले हैं जहां थोड़े ज्यादा मामले हैं, बाकी सभी जगह पर मामले कम हैं। तो लगातार कोरोना अब कंट्रोल में आता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और यही इस तरह की स्थितियों को दर्शाता है कि लगातार कोरोना पर अब विजय मध्य प्रदेश में हासिल हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना अब लॉक होता जा रहा है। प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सब हुआ है कोरोना के घटते आंकड़ों से। तो उन्हीं के हिसाब किताब के लिए आपको लिए चलते हैं कोरोना लैब। लीजिए, अब हम लैब पहुंच चुके हैं और कोरोना लैब से आपको बताते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में 3 दिनों में कितने केस सामने आए हैं। बात 1 जून की करते हैं तो 1078 मामले 1 जून को सामने आए हैं। 2 जून का आंकड़ा अगर देखें तो 991 नए पॉजिटिव 2 तारीख को मिली थी और 3 तारीख में यह आंकड़ा और कम हुआ और 846 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यानी लगातार शनय ये आंकड़ा जो है वो घटता जा रहा है। लेकिन रिकवरी रेट किस तरह की है अब वो आपको दिखा देते हैं। 1 जून को 4120 मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे, 2 जून को 4113 मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे और 3 जून को 3746 मरीज अपने घर रवाना हुए हैं। तो लगातार ये जो आंकड़ा है रिकवरी रेट है वो बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट में अब कमी देखने को मिल रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि कोरोना पर विजय पाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं और अच्छे से कोरोना को कंट्रोल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अब जिले कोरोना मुक्त होते नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है, साथ ही आपको सावधानी रखने की तरफ इशारा भी करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडला में बाघिन नैना के शावकों ने रोड ब्लॉक कर दिया।
दोनों सगे भाइयों ने किसली जोन पर काफी देर तक पर्यटकों का रास्ता रोक के रखा। पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप भी देख लीजिए किस तरह से इन दोनों भाइयों ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और यहां पर डटे रहे। अब जब ये दोनों भाई यहां रोड पर हों तो फिर क्या मजाल कि पर्यटक यहां से गुजर जाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।